चैप्टर 1 और 2 में हमने डिजिटल सिग्नल की जो जनरेशन है उसके जो स्टेप्स है वो पढ़े थे। और अगर उस डायग्राम को हम एक वक्त देख लें, जी, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के जो फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं उसमें सबसे पहले था मैसेज को हमने ट्रांसमिट किया सोर्स एनकोडर के थ्रू। अब देखिए, इस स्टेज पे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हर स्टूडेंट को पता हो कि किस ब्लॉक का क्या काम है। हाँ जी, व्हाट्स द पर्पज ऑफ सोर्स एनकोडर, को बताएगा मुझे सोर्स एनकोडर का क्या पर्पज है? मैसेज सिग्नल को बाइनरी में क्या लें या डिजिटल सिग्नल में क्या लें, वो सोर्स एनकोडर ने कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैसेज सिग्नल को आपने बाइनरी में या डिजिटल में कन्वर्ट करना है। अब कहीं पे भी आपको अगर इस किस्म की कोई ब्लॉक डायग्राम नजर आती है जिसमें सोर्स एनकोडर लगा हुआ है तो आपको पता चल जाना चाहिए किसका क्या काम है। इसके बाद बेस बैंड मॉड्यूलेशन है, इसका क्या पर्पज होता है? थोड़ा सा इसको मजीद क्लियर कर लें। एक है बेस बैंड मॉड्यूलेशन और एक है कैरियर मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब वो कैरियर मॉड्यूलेशन जो है, ये कैरियर मॉड्यूलेशन जो है ये एनालॉग भी है और डिजिटल भी है। एम एफ एम और पीएम पढ़ा था, वो बेसिकली एनालॉग कैरियर मॉड्यूलेशन थी। ठीक हो गया। अब चूंकि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम डिजिटल है, हम अपने सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो इसलिए हमारी कैरियर मॉड्यूलेशन भी डिजिटल होगी, जो अभी हम आर्टिकल 7.8 और 7.9 में इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इस कैरियर मॉड्यूलेशन का पर्पस क्या होता है कि आप लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट करते हैं। यही पर्पस होता है ना कैरियर मॉड्यूलेशन का, कि आप अपने सिग्नल को कैरियर पे माउंट करते हैं। तो कैरियर हाई फ्रीक्वेंसी का होता है। क्लियर होगी बात? आपने बिट्स को वेव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके लिए बेसबैंड मॉड्यूलेशन या लाइन कोडिंग इस्तेमाल होती है। और इसमें सिग्नल जो है वो बेसबैंड के अंदर ही रहता है, यानी लो फ्रीक्वेंसी का ही सिग्नल रहता है, इसलिए इसको हम बेसबैंड मॉड्यूलेशन कहते हैं। डिफरेंस जो है ना, ये इन दो का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आपने इन दोनों चीजों को मिक्स कर दिया ना, तो आप समझ लें कि ये पूरा कोर्स पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। फिर अगर आपने कहीं पे भी किसी ने पूछ लिया कैरियर मॉड्यूलेशन या बेसबैंड मॉड्यूलेशन के बारे में और अगर आपने गलत चीज बता दी, तो आपको तो वो कम कुछ कहेंगे, मुझे ज्यादा कहेंगे कि आपको पढ़ाया किसने है। कि इसलिए जो है ना, काइंडली ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों का, ये आपके फिंगर टिप्स होना चाहिए और इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके नाम से आपको पता चल रहा है दिस इज कैरियर मॉड्यूलेशन। ठीक है, कैरियर मॉड्यूलेशन का मतलब है कि कैरियर, याद रखेंगे, हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, तो आप लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट कर रहे हैं। दिस इज बेस बैंड मॉड्यूलेशन, इसमें आपका सिग्नल बेस बैंड में ही रह रहा है। तो इस मॉड्यूलेशन का पर्पज ये है कि आपकी जो बिट्स हैं वो किसी वेव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और ये जो हमने लाइन कोड्स बड़ी डिटेल से पढ़े थे लास्ट टाइम, ये सारे लाइन कोड्स, इन सारों का काम क्या था कि जो आपको ये बिट्स गिवन है, इन बिट्स को इस किसी ना किसी लाइन कोड में कन्वर्ट करना, और लाइन कोड बेसिकली वेव फॉर्म में बनाता है। ठीक हो गया। इसके बाद मल्टीप्लेक्सर, चैनल और रीजनरेटिव रिपीटर। तो ये ब्लॉक हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। अब 7.8 और 9 में हमने ये डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन पढ़नी है। तो हम 7.8 टॉपिक पे जाते हैं। जी, डिजिटल कैरियर सिस्टम्स। ठीक है, so far we have discussed baseband digital systems where signals are transmitted directly without any shift in frequency. ठीक हो गया, क्लियर होगी बात कि बेसबैंड में हम कोई फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट नहीं कर रहे, because baseband signals have sizable power at low frequencies. They are suitable for transmission over a pair of cables. यानी बेसबैंड सिग्नल को हम इजीली वायर के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं। हाँ जी, कम्युनिकेशन बेसबैंड में भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि आप कैरियर में ही लेके जाएंगे तो कम्युनिकेशन होगी। लो फ्रिक्वेंसी बेसबैंड में भी कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन क्या हम वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं बेसबैंड पे? देखिए, सबसे बड़ी जो हर्डल है किसी भी बेसबैंड सिग्नल को वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए, वो है एंटीना साइज। बड़ी डिटेल से हमने शायद ये जब मॉड्यूलेशन पढ़ी थी तो देखा था कि मॉड्यूलेशन हम क्यों करते हैं। आज हमारे ये देखें, हमने काफी डिटेल से ये पढ़ा था ना, मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, वाई मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड, याद होगा आपको चैप्टर नंबर 4 में। मॉड्यूलेशन जो सबसे, ये जो कैरियर मॉड्यूलेशन, ये, और एक और चीज याद रखेंगे, जब मॉड्यूलेशन का वर्ड यूज किया जाता है ना, तो इसका मतलब कैरियर मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, जब बेसबैंड मॉड्यूलेशन होगी तो वहां पे वर्ड यूज किया जाएगा बेसबैंड मॉड्यूलेशन। जनरली मॉड्यूलेशन इज विच मॉड्यूलेशन? कैरियर मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये मॉड्यूलेशन का सिंपल वर्ड अगर यूज किया जाए तो इट जनरली रेफर्स टू कैरियर मॉड्यूलेशन।
स्पेसिफिकली जब मॉड्यूलेशन बेसबैंड वाली होगी तो उसको बेसबैंड मॉड्यूलेशन कहा जाएगा, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन क्यों की जाती है ये जब पूछा जाता है तो लोगों को पता नहीं होता। देखिए सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने जो बेसबैंड सिग्नल को अगर ट्रांसमिट करना है तो हमने पढ़ा था कि लैम्डा पे डिपेंड करता है एंटीना का साइज। तो फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी लैम्डा उतना ज्यादा होगा। तो लो फ्रीक्वेंसी पे लैम्डा बड़ा होगा तो एंटीने का साइज इंक्रीज करेगा। अब फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि जी आपका मोबाइल है फॉर एग्जांपल 5 इंच का, इसके साथ अगर 5 इंच का एंटीना लगाओ तो क्या अच्छी बात है? आपने कभी मोबाइल के साथ जितना मोबाइल है उतना एंटीना लगाओ। तो इसकी वजह ये कि हम बेसबैंड में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी पे लेके जा रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो मोबाइल नेटवर्क्स ऑपरेट कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज 1800 900 मेगाहर्ट्ज के राउंड अबाउट होती है, ठीक है, 900 टू 1800 मेगाहर्ट्ज। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी है जिसकी वजह से आपका एंटीना का साइज भी रिड्यूस होता है। अगर हम उसको बेसबैंड में ही कम्युनिकेट करवा सकते हैं हम वायरलेस कम्युनिकेशन, लेकिन उसके लिए एंटीना का साइज भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी हर्डल जो है वो साइज ऑफ एंटीना है व्हिच डिपेंड्स अपॉन लैम्डा एंड लैम्डा इज रेसिप्रोकल ऑफ क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू सी ओवर एफ, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रेसिप्रोकल इन्वर्सली रिलेशन है ना। तो इसलिए सबसे बड़ी रीजन जो है वो बेसबैंड पे वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। उसकी रीजन ये है कि आपके पास एंटीने का साइज जो है वो फिर बहुत बड़ा चाहिए होगा जो कि पॉसिबल नहीं होता फिजिकली। तो पेयर ऑफ वायर्स और केबल्स, अगर आप टेलीफोन लाइन की बात करें तो उस पर आप इजीली बेसबैंड मॉड्यूलेशन बेसबैंड सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर आप किसी वायर्ड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, बट मच ऑफ द मॉडर्न कम्युनिकेशन इज कंडक्टेड दिस वे, यानी आप बेसबैंड पे ही कर लेते हैं। However, baseband signals cannot be transmitted over radio link or satellite because this would necessitate impractically large antennas to efficiently radiate the low frequency spectrum. मेन रीजन जो है वो ये है कि अगर आपने रेडियो लिंक स्टैब्लिश करना है यानी वायरलेस कम्युनिकेशन करनी है, वो सैटेलाइट के साथ करनी है, तो आपको उस केस में बेसबैंड कम्युनिकेशन नहीं पॉसिबल, क्योंकि एंटीना आपका साइज यानी आपका ओरिजिनल कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो एक तरफ रह जाएगा और एंटीना की डिजाइनिंग और एंटीने का साइज और एंटीना की कॉस्ट जो है वो एक तरफ निकल जाएगी। ठीक हो गया ये? अब काफी हद तक आपको क्लियर होगी ये बात, मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं हम, कैरियर मॉड्यूलेशन। ये बेसिक कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस हैं। जब भी आपने कहीं पे इंटरव्यू देने जाना है जॉब के लिए या एमएस के लिए किसी भी पर्पस के लिए, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको ये तो फॉर दिस एप्लीकेशन द सिग्नल स्पेक्ट्रम मस्ट बी शिफ्टेड टू अ हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, जो कि काम होता है कैरियर मॉड्यूलेशन का। A spectrum shift to higher frequencies is also required to transmit several messages simultaneously by sharing the large bandwidth of the transmission medium। हाँ जी, मेन पर्पस था एंटीने का साइज रिड्यूस करना। अब दूसरा पर्पस आ गया। दूसरा पर्पस क्या है? इट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट सेवरल मैसेजेस साइमल्टेनियसली बाय शेयरिंग द लार्ज बैंडविड्थ ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम। अब ये मल्टीप्लेक्सिंग की बात हो रही है, ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग यानी अगर आपने एक से ज्यादा सिग्नल्स को एक ही चैनल पे ट्रांसमिट करना है तो आप क्या करेंगे, एक सिग्नल को एक फ्रीक्वेंसी देंगे, दूसरे सिग्नल को दूसरी फ्रीक्वेंसी देंगे, तीसरे सिग्नल को तीसरी फ्रीक्वेंसी देंगे और आप एक टाइम पे इकट्ठा सबको ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये एक और एडवांटेज है जो कि मॉड्यूलेशन का है। As seen in chapter 4, the spectrum of a signal can be shifted to a higher frequency by applying the baseband signal to modulate a high frequency sinusoid carrier, which is called carrier modulation। Already हमने जो है वो chapter 4 में इसको बड़े डिटेल से पढ़ लिया है। In transmitting and receiving digital carrier signals, we need a modulator and demodulator to transmit and receive data. The two devices, modulator and demodulator, are usually packaged in one unit called a modem for two-way duplex communications. तो modem अगर आप लोगों को याद हो कि कुछ अर्सा पहले तक जब हम डेस्कटॉप पीसीज के साथ इंटरनेट कनेक्ट करते थे तो हम एक्सटर्नली एक मोडेम भी कनेक्ट करते थे। मोडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अब जो है यही मोडेम्स आपके पीसीज में, लैपटॉप्स में, मोबाइल फोन्स में जो है वो ऑलरेडी जो है वो इंसर्टेड होते हैं, लेकिन पहले एक्सटर्नली कनेक्ट करते थे जब भी हमने इंटरनेट की कनेक्टिविटी करनी होती थी। तो बेसिक बाइनरी कैरियर मॉड्यूलेशंस। अब चूंकि सारी की सारी जो डिस्कशन हमारी चल रही है वो डिजिटल सिग्नल्स पे चल रही है, इसलिए हम डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशंस की बात कर रहे हैं। देयर आर टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ कैरियर मॉड्यूलेशंस, ये ऑलरेडी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एंगल मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाज चैप्टर 4 एंड एंगल मॉड्यूलेशन वाज चैप्टर 5, जिसमें जो है वो एफएम भी था और पीएम भी था, ठीक है, एंगल मॉड्यूलेशन में। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द कैरियर एम्पलीट्यूड इज वेरीड प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जैसे कि हमने चैप्टर 4 में देखा था कि आपका मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होता है
विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल। ये एक फिगर है, इसमें सबसे ऊपर जो फिगर है ये कैरियर है और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कौन सा होता है? मैसेज सिग्नल हो जिसको हमने मॉड्यूलेट करवाना हो, ठीक है। और ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जो कि मॉड्यूलेशन के बाद हमें मिलता है। तो अब ये कैरियर सिग्नल था, ये हमारा बेस बैंड का मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। और ये क्या चीज है, ये जो ये वेव फॉर्म है इसको क्या कहते हैं? बस लाइन कोड है ये, ठीक है। यानी ये उस ब्लॉक में से गुजरा है, पहले ब्लॉक में से आपको लाइन कोड मिल गया है। अब इस लाइन कोड को हमने इस कैरियर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमें ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या है कि जहां पे आपका सिग्नल 1 है वहां पे आपको ये कैरियर मिल रहा है, जहां पे 0 है कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, फिर अगेन 1, फिर 0 एंड 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब आप देखें कि इस जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसके कितने लेवल्स हैं? इनफाइनाइट है या फाइनाइट है? एक ये लेवल है और एक ये लेवल है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये कैरियर मॉड्यूलेशन है ये एनालॉग कैरियर मॉड्यूलेशन नहीं है बल्कि ये डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन है, ठीक है। ये डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन है। इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो मैसेज सिग्नल जो हमारा इस फॉर्म में, इसको हम लिख सकते हैं समेशन ए के पी ऑफ टी माइनस के टी बी, वेयर टी बी इज द पल्स विड्थ, इसकी विड्थ टी बी, और पी जो है वो पल्स की शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। पल्स किसी भी शेप की हो सकती है। इस वक्त हमारी पल्स शेप कौन सी है? रेक्टेंगुलर है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर का सिंबल है। और लाइन कोड जो है वो 0 या 1 होगा। 0 होगा तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और 1 होगा तो ये आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा। और जो कैरियर मॉड्यूलेशन जब हम करते हैं एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे कैरियर को, तो देखें फाई रिप्रेजेंट्स द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एएस के अब ये मॉड्यूलेशन की टाइप को बता रहा है। मॉड्यूलेशन की टाइप यहाँ पे एएम नहीं लिखा हुआ, एफएम नहीं लिखा हुआ, पीएम नहीं लिखा हुआ, बल्कि एएस के लिखा हुआ है। डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, ये सारी स्कीम्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर 4 में। यहाँ पे हमने लिखा हुआ एएस के स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ठीक है। इस पे हम आते हैं, इसको एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग क्यों कहते हैं। नोट दैट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज स्टिल एन ऑन ऑफ सिग्नल। जी, ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ये वाला, ये ऑन ऑफ सिग्नल है अभी भी। दिस मॉड्यूलेशन स्कीम ऑफ ट्रांसमिटिंग बाइनरी डाटा इज नोन एज ऑन ऑफ कीइंग भी इसको हम कहते हैं, और इसी तरह हम इसको एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कीइंग का वर्ड जो है वो हम यूज करते हैं, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग रिप्रेजेंट्स कि ये डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन है, ठीक है। अगर लिखा होगा ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो उससे आपको पता चलेगा कि ये कौन सी मॉड्यूलेशन है, एनालॉग मॉड्यूलेशन है। अगर लिखा होगा एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है, इसमें आपके पास 2 लेवल्स हैं। ऑफ कोर्स द बेसबैंड सिग्नल में यूटिलाइज पल्स बी डिफरेंट फ्रॉम द रेक्टेंगुलर वन, यानी आप शेप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आपका जो सिग्नल है एएस के उसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है। इफ द बेसबैंड सिग्नल एम ऑफ टी वर पोलर, हाँ जी, अब हम बात कर रहे हैं इस बेसबैंड सिग्नल की। इस वक्त ये सिग्नल कौन सा है? ये ऑन ऑफ है। अगर ये पोलर हो, पोलर में कितने लेवल्स होते हैं जी? इफ द बेसबैंड सिग्नल वर पोलर, लेट्स से कि हम कहते हैं कि पोलर सिग्नल, ये अगर हम स्टार्ट में देख रहे हैं जहां पे हमने ये बाइपोलर और पोलर सिग्नल लास्ट क्लास में पढ़ा था, ताकि वो ये देखें, ये पोलर सिग्नल है, ये फिगर बी वाला, ठीक है। और सॉरी, पोलर में 2 लेवल्स हैं और बाइपोलर में 3 लेवल्स हैं। कैसे 3 लेवल हैं देखें, ये एक लेवल है, ये दूसरा लेवल है और ये तीसरा लेवल है। 1, -1 और 0, 3 लेवल किस में है? ये बाइपोलर में, ठीक है। तो बाइपोलर हैज 3 लेवल्स। ये पोलर है, पोलर में ये एक लेवल है +1 और एक लेवल है -1, तो पोलर में 2 लेवल है, ठीक है। ये काइंडली इसको याद रखिएगा, पोलर में 2 लेवल्स है और बाइपोलर में 3 लेवल है। 0 इज अल्फा लेवल। जी, अब ये जो सिग्नल हमारे सामने बना हुआ है, दिस इज अ बाइपोलर सिग्नल। बाइपोलर सिग्नल में 2 लेवल्स हैं, एक लेवल +1 का है और एक लेवल -1 का है। +1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और -1 जो है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसके बाद ये हमारा जो है वो सिग्नल वही कैरियर है ऊपर, सबसे पहले
जब हम कैरियर को इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से मल्टीप्लाई करते हैं, इस केस में हमारे पास ये जो सिग्नल मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड फेज शिफ्ट कीइंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल। कैसे फेज शिफ्ट कीइंग इसको क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि देखें इसमें ये +1 था, तो जहां पे +1 था वहां तक इस सिग्नल का फेज आप देख सकते हैं कि एक फेज था, उसके बाद फेज शिफ्ट आया 180 डिग्री का। जब 0 आया, 0 पे इसकी जो बेसबैंड सिग्नल का लेवल है, जब वो -1 हुआ है, यहाँ पे देखिए आप, बेसबैंड सिग्नल का लेवल जब -1 हुआ है, तो उस वक्त आपके पास ये जो पॉइंट था उधर फेज में चेंज आया। ये 180 डिग्री का फेज चेंज आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो कहाँ कहाँ फेज शिफ्ट आ रहा है 180 का? हाँ जी बिल्कुल, जहाँ पे आपका बेसबैंड सिग्नल का फेज चेंज हो रहा है, जहाँ पे बेसबैंड सिग्नल का लेवल चेंज हो रहा है, वहां पे फेज में चेंज आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड PSK, फेज शिफ्ट कीइंग। ठीक है, फेज शिफ्ट कीइंग। ठीक है, कीइंग अगेन डिजिटल के लिए यूज हो रहा है और फेज में चेंज आ रहा है। यानी आप समझ लीजिए जिस तरह फेज मॉड्यूलेशन कर रहे थे, तो यहाँ पे उसका इक्विवेलेंट कोरेस्पॉन्डिंग डिजिटल वर्जन है, विच इज कॉल्ड PSK, फेज शिफ्ट कीइंग। इसी तरह अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, देखें इस 1 के लिए हमने एक हाई फ्रीक्वेंसी यूज की है, इस 0 के लिए एक लो फ्रीक्वेंसी यूज किया है, फिर ये दोनों 1s हैं, इनके लिए हाई फ्रीक्वेंसी है, 0 के लिए लो फ्रीक्वेंसी है। तो जब लो फ्रीक्वेंसी है 0 को रिप्रेजेंट करता है, हाई फ्रीक्वेंसी 1 को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो इसको कहते हैं FSK, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। तो ये 3 टाइप्स हमने पढ़ ली डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन की, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। अब हम इन सिग्नल्स की PSDs देखते हैं, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन। पिछली दफा हमने जो PSDs देखी थी वो बेस बैंड में थी। ठीक है, बेस बैंड लाइन कोड्स की थी। अभी हम बात कर रहे हैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इन कैरियर मॉड्यूलेशंस की। वी हैव जस्ट शोन द बाइनरी कैरियर मॉड्यूलेशंस। इनको बाइनरी कैरियर मॉड्यूलेशंस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 लेवल्स थे। अगर M लेवल्स होंगे तो एमरी यानी डिजिटल में आपके पास फाइनाइट लेवल्स होने चाहिए। वो फाइनाइट लेवल जो है वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3, 4, 5, 6 यानी M लेवल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 लेवल्स होंगे तो हम उसको बाइनरी कहते हैं, बाइनरी कैरियर मॉड्यूलेशन। और अगर M लेवल्स होंगे तो हम उसको एमरी कैरियर मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, एमरी कैरियर मॉड्यूलेशन हम अभी आगे देखेंगे। So we have just shown the binary carrier modulations of ASK, PSK and FSK can all be written into some forms of M of t into cos omega ct। ये इन सब इक्वेशंस को अगर हम देखें तो बेसिकली M into cos की फॉर्म में हमने FSK को भी लिख सकते हैं, PSK को भी लिख सकते हैं और ASK को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉड्यूलेटेड वेव्स थी। To determine the PSD of the ASK, PSK and FSK signals, it will be helpful for us to understand the relationship between PSD of M and the PSD of the modulated signal। अब ये जो modulated signal है, अगर हम PSD की इक्वेशन को देखें, PSD की इक्वेशन इज S is equal to limit psi t over t। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 3 में PSD की इक्वेशन गिवन है। इसकी डेरिवेशन में जाने की हमें जरूरत नहीं है, हमने एक्चुअली डायरेक्ट इनका रिजल्ट यूज करना है। अगर हम यहाँ पे इसके रिजल्ट पे आ जाए, इसकी PSD को हम जी ये देखें, बेसिकली PSD ऑफ ASK, PSK एंड FSK। ये ASK है, ये PSK है और ये FSK है। अच्छा जी, सबसे पहले इस इन PSDs को देख के आपको ये तो नजर आ रहा है कि ये 0 से शिफ्टेड है। क्यों शिफ्टेड है? लास्ट टाइम हमने जो PSDs देखी थी वो 0 के अराउंड सेंटर्ड थी। इसकी क्या वजह है, ये शिफ्टेड क्यों है? ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो PSD वो बेस बैंड मॉड्यूलेशन की थी ना, लाइन कोड्स की थी। अभी जो हम PSD पढ़ रहे हैं, दीज आर कैरियर मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स। ये ASK, PSK और FSK ये तमाम सिग्नल्स कहाँ पे होंगे? कैरियर फ्रीक्वेंसी पे होंगे। ठीक है, तो इसलिए इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है ये FC कैरियर फ्रीक्वेंसी पे सेंटर्ड है। ठीक हो गया। और अगर हम इनको कंपेयर करें तो ASK, PSK और FSK में सबसे कम बैंडविड्थ किसको रिक्वायर्ड है? इन दोनों की बैंडविड्थ जो है वो कम है एज कंपेयर टू FSK। अब जाहिर है कि FSK में इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो रही है? फ्रीक्वेंसी में। तो जब इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी में स्टोर होगी तो जाहिर है कि ऑटोमेटिकली उसकी बैंडविड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपको बैंडविड्थ को सेम रखना है तो आप FSK इज नॉट सुटेबल फॉर दैट पर्पज। और अगर हमें फॉर एग्जांपल हम पावर को देखना चाह रहे हैं तो PSK बीइंग पोलर, PSK जो हमने PSK पढ़ा था, PSK सिग्नलिंग,
ये पोलर सिग्नल्स के लिए था ना, पोलर के लिए, ठीक है। PSK being polar requires 3 dB less power than ASK और FSK। क्या मतलब, इसकी पावर जो है कम है एज कंपेयर टू ASK एंड FSK। तो इसका मतलब है कि अगर हमें पावर को एफिशिएंटली यूज करना है, पावर को सेव करना है, तो हम कौन सी मॉड्यूलेशन स्कीम यूज करेंगे, PSK यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एनालिसिस था। ऑफ कोर्स वी कैन आल्सो मॉड्यूलेट बाइपोलर और एनी अदर स्कीम। Also note that the use of NRG rectangular pulse is for the sake of illustration. In practice, baseband pulses may be spectrally shaped to eliminate ISA। खैर, जो हमने तमाम की तमाम स्कीम्स पढ़ी थी, बाइपोलर, पोलर और ऑन ऑफ कीइंग, इसके अलावा जो है NRG और RG, इन तमाम की जो है वो PhDs जो है वो कंपेयर की जा सकती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कुछ PhDs गिवन थी। कनेक्शंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशंस, जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था और 5 में पढ़ा था। अभी जो हम चैप्टर नंबर 7 मॉड्यूलेशन स्कीम्स पढ़ी हैं, इनके दरमियान कोई रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है, देयर इज अ नेचुरल एंड क्लियर कनेक्शन बिटवीन ASK एंड AM। जैसे कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ASK इज द डिजिटल वर्जन ऑफ AM बिकॉज द मैसेज इंफॉर्मेशन इज डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इन द वेरिंग एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स। बिकॉज ऑफ इट्स नॉन नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ASK इज एसेंशियली एन AM सिग्नल विद मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यूजिकल टू 1। अगर हम रखेंगे तो AM जो है वो ASK ही बन जाएगा। देयर इज अ सिमिलर कनेक्शन बिटवीन FSK एंड FM। इसी तरह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में अगर आप 2 लेवल्स यूज करते हैं तो वो FSK बन जाएगा। FSK is simply FM with only limited number of instantaneous frequencies. The connection between PSK and analog modulation is a more bit subtle. For PSK, the modulated signal can be written as, अगर हम PSK की इक्वेशन को लिखा तो 5 PSK is equal to A cos of omega CT plus theta K, where theta K is the phase. It can therefore be connected with PM. However, a closer look at the PSK signal reveals that because of the constant phase, its instantaneous frequency in fact does not change. In fact, we can rewrite the PSK signal 5 PSK, अगर हम ओपन कर लें, cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. So it is A cos of theta cos omega CT minus A sin of theta into sin omega C, or we can write is A cos omega CT plus B के sin omega CT। तो खैर ये जो इक्वेशन अगर आप देखें तो ये इक्वेशन वही इक्वेशन है जो हम ऑलरेडी क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पढ़ा है। चैप्टर नंबर 4 अगर आप देखिएगा तो आपको याद आएगा, सेक्शन 4.4 में हमने पढ़ा था क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। Therefore, digital PSK modulation is closely connected with the analog PAM signal. In particular, theta is equal to 0 और pi। ऑलरेडी हमने देखा कि PSK में 2 फेज हैं, या थीटा 0 है, फेज में कोई चेंज नहीं आ रही, या थीटा पाई है यानी 180 डिग्री का शिफ्ट आ रहा है। For binary PSK, thus binary PSK can be written as plus minus A cos omega CT। प्लस A cos का बनेगा, ये प्लस A cos है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लस A cos के बाद माइनस A cos ऊपर से नहीं शुरू होगा बल्कि नीचे से शुरू होगा, तो ये माइनस A cos है। 0 को हम माइनस A cos से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को हम प्लस A cos से रिप्रेजेंट करते हैं। This is effectively a digital manifestation of the double sideband suppressed carrier amplitude modulation। मे भी अगर आप 2 लेवल्स रख लें तो ये इक्वेशन बनती है उसकी। इनफैक्ट एज विल बी डिस्कस लेटर, बाय लेटिंग AK टेक आउट मल्टीपल लेवल्स, यानी AK के भी 2 लेवल्स है ना, 0 या 1, मल्टीपल लेवल्स अगर हम रखते हैं एंड सेटिंग BK is equal to 0, we can generate another digital carrier modulation known as the pulse amplitude modulation which can carry multiple bits during each time interval TV। तो PAM में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि वहाँ पे आपके पास एम्पलीट्यूड के मुताबिक आप पल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। So as we have studied, double sideband suppressed carrier amplitude modulation is more power efficient than AM. Binary PSK is therefore more power efficient than ASK। Same उसी analogy को हम use कर रहे हैं। In terms of bandwidth utilization, we can see from their connection to analog modulation that ASK and PSK have identical bandwidth, while FSK requires larger bandwidth। उसमें frequency की variation चाहिए होती है। These observations intuitively corroborate our PhD results। ठीक है, तो ये कुछ comparison था ASK, FSK और PSK का। अब इनकी डीमॉड्यूलेशन कैसे करनी है, जैसे हम चैप्टर नंबर 4-5 में इन एनालॉग वर्जन्स की डीमॉड्यूलेशन करते हैं, हमने उसके लिए सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेशन भी की और इसी तरह हमने उसमें जो है वो दूसरी जो है एनवेलप डिटेक्शन भी की। तो ये तमाम डीमॉड्यूलेशन स्कीम जो है हम इधर भी यूज कर सकते हैं।
Demodulation of digital modulated signals is similar to that of analog modulated signals because of the connection between ASK and AM, between FSK and FM, and between PSK and CAN, the double segment suppressed carrier. Different demodulation techniques used for the analog modulations can directly be applied to the digital counterparts. So in other words, जो modulation schemes और demodulation schemes हमने analog में पढ़ी हैं, वो demodulation और analog और modulation schemes जो हम यहाँ पे use कर सकते हैं. अगर हम सबसे पहले ASK की बात करें, तो just like AM, ASK can be demodulated both coherently for synchronous detection or non-coherently for analog detection. The coherent detector requires more elaborate equipment. जैसे कि हमने देखा था, ये coherent में आपको complexity demodulator की बढ़ जाती है, especially when the signal power hence SNR is low. तो हम क्या यूज करेंगे? coherent demodulation. For high SNR, जहाँ पे हमारा सिग्नल की पावर ज्यादा है और हम उसके एनवेलोप से सिग्नल निकाल सकते हैं, the envelope detector performs almost as well as the coherent detector. Hence, coherent detection is not often used for ASK. क्योंकि हम ASK देखें तो दो लेवल में सिंपल है, तो उसके लिए सिंपलर डिमोडुलेशन ही यूज करेंगे, which is envelope detector. If we can avail ourselves of our asynchronous detector, we might as well use PSK, which has better power efficiency than ASK. अगर हमने डीमोडुलेटर सिंक्रोनस ही यूज करना है, तो जैसे हम ASK यूज करें जो कि सिंपल है, हम PSK यूज कर लेंगे, क्योंकि PSK जो है वो कम पावर यूज करता है एज कंपेयर टू ASK. तो ये कुछ कंपैरिजंस हैं कि हमने कौन सा डीमोडुलेटर यूज करना है और कौन सा नहीं यूज करना. FSK detection. Once again, binary FSK can be viewed as a two interleaved ASK signal with carrier frequencies. अब FSK बेसिकली क्या है? FSK बेसिकली ASK ही है, लेकिन इसमें दो फ्रीक्वेंसीज, एक ओमेगा 1 और एक ओमेगा 2 ओमेगा 1. ठीक है. Therefore, FSK can be detected coherently or non-coherently. In non-coherent detection, the incoming signal is applied to a pair of filters tuned to omega C0 and omega C1. इसकी अगर हम डायग्राम देखें, तो FSK की नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे. ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट को डिटेक्ट करेगा, ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 को डिटेक्ट करेगा. उसके बाद उनकी एनवेलोप डिटेक्शन होगी सिंपली के 0 है या 1 है, और उसके बाद जो हाई होगी उसको हम यहाँ से रिसीव कर लेंगे. दोनों को कंपेयर करेंगे, जो हाई होगी वो, क्योंकि एक टाइम पे एक ही बिट आएगी ना. अगर हम कोहेरेंट डिटेक्शन की बात करें, तो कोहेरेंट डिटेक्शन में यहाँ पे आपके पास लोकल ऑसिलेटर यूज हो रहा है. ठीक है. कॉस ओमेगा सी नॉट से हम करेंगे तो हमें एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी, कॉस ओमेगा सी 1 से करेंगे तो हमें दूसरी फ्रीक्वेंसी मिलेगी. लो पास फिल्टर से पास करेंगे, टीवी पे सैंपल करेंगे, अगेन कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो हम एक ना एक बिट को डिसाइड कर लेंगे. तो ये कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन होगी एफएसके की. इसी तरह अगर हम पीएसके की बात करें, फेज शिफ्ट कीइंग, तो फेज शिफ्ट कीइंग कोहेरेंट बाइनरी पीएसके डिटेक्टर, बिल्कुल जिस तरह हमने डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का डीमोडुलेटर यूज किया था, उसी तरह हमारे पास जो फेज शिफ्ट कीइंग सिग्नल है ए कॉस ओमेगा सीटी, उसको हम डीमोडुलेट करेंगे कोहेरेंटली, लो पास फिल्टर से पास करेंगे, डिसाइड करेंगे कि अगर 0 से ऊपर है तो 1 था, 0 से नीचे है तो वो 0 था. ऑफ कोर्स एफएस और सॉरी अच्छा, इसी तरह एक तीसरी जो टाइप थी हमने पढ़ी थी डीपीसीएम, अगर आपको याद हो, डिफरेंशियल पीसीएम. उसी से रिलेटेड एक जो डिकोडिंग स्कीम है, इट इज डिफरेंशियल पीएसके. ऑल्दो एनवेलप डिटेक्शन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पीएसके डिटेक्शन, क्योंकि उसमें फेज में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो हमें कोहेरेंट डिटेक्शन करनी पड़ती है. इट इज स्टिल पॉसिबल टू एक्सप्लॉइट द फाइनाइट नंबर ऑफ मॉड्यूलेशन फेज वैल्यूज फॉर नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन. अच्छा, अब होता ये है कि अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल पीएसके की हम बात कर रहे हैं, इसमें कितने फेजेस हैं? दो ही फेजेस हैं, या 0 है या पाई है. तो हम कोई अगर ऐसी स्कीम बना लें कि वो इनका एम्पलीट्यूड डिटेक्ट करे, इनकी एनवेलप डिटेक्ट करे, तो हमारा डिटेक्टर जो है वो सिंपल हो जाता है. तो हमेशा याद रखें कि कोहेरेंट डिटेक्टर के मुकाबले में हम सिंपल एनवेलप डिटेक्टर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो एक तो उसमें भी सिंपल है, डिजाइन में भी, और फास्ट भी प्रोसेस होता है उसके अंदर. Indeed, PSK signals may be demodulated non-coherently by means of an ingenious method known as differential PSK. Differential PSK कैसे काम करता है, इसको हम जरा यहाँ पे डिटेल से देखते हैं. सबसे पहले ये डिफरेंशियल इनकोडिंग हो रही है. डिफरेंशियल इनकोडिंग कैसे होती है? ये डाटा है, ये वो डाटा है जिस डाटा को आप ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, और जाहिर है कि ये लाइन कोड से पहले जो आपका डिजिटल डाटा वो है. ठीक हो गया. इसके बाद इसमें ऐड हो रहा है इसी का क्यू का डिलेड वर्जन. ठीक है. ये फीडबैक
ये बिल्कुल उसी तरह का फीडबैक लूप है जिस तरह हमने डिफरेंशियल पीसीएम में देखा था। उसके बाद लाइन कोडर है जो इस लाइन कोड को जनरेट करता है, और इसके बाद यहाँ पे आपका पीएस के मॉड्यूलेटर है जो कि फेज शिफ्टिंग को मॉड्यूलेट करता है। इसका रिसीवर कैसे होता है? इसका रिसीवर भी उसी तरह है जिस तरह डीपीसीएम का रिसीवर था। आपके पास जो सिग्नल आ रहा है पीएसके का, उसको आप अगेन इस फीडबैक लूप से पास करते हैं। इसमें ऐड होता है इसका डिलेड वर्जन, जो आउटपुट आ रही है उसको लो पास फिल्टर करते हैं। अब इसकी बिट्स को अगर हमने स्टडी करना हो तो अगर हम यहाँ से इसको देखें, फॉर एग्जांपल इनपुट्स और आउटपुट्स हम देखते हैं ये ब्लॉक डायग्राम्स की। लेट्स से कि हमारे पास डिफरेंट बिट्स हैं 0 से लेकर 10 तक, ठीक है। आई के वो डाटा जिसको हमने ट्रांसमिट करना था, इसकी वैल्यू 1 0 1 0 0, ये सारी इसकी वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद क्यू के है। व्हाट इज क्यू के? अगर आप ब्लॉक डायग्राम में देखें, क्यू के क्या चीज है? क्यू के इज द सम ऑफ आई के एंड द डिलेड वर्जन ऑफ क्यू के। अच्छा, इसमें यहां से देखें, सबसे पहली वैल्यू क्यू के की क्या है? यहाँ पे 0 है, इसके बाद 1 है, ठीक है। इसके बाद क्या है? 1 है। तो हमने बेसिकली क्या करना है, हमने क्यू के कैसे बनाना है, क्यू के की पिछली वैल्यू और आई के को ऐड करना है। हाँ जी, 0 + 1 गिव्स यू 0 और 1 को ऐड करें, बाइनरी एडिशन कैसे होती है? अच्छा, ये आपका 1 आ गया। अब ये पिछला क्यू के 1 है, अगला आई के 0 है, अगेन 1 + 0 गिव्स यू 1। अब ये 1 है और नेक्स्ट जो आई के वो भी 1 है, 1 + 1 गिव्स यू एडिशन हो रही है। शाबाश मॉड्यूल, ये देखें 1 + 1 इज 0 1, तो ये 0 आपको मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये 0 आ गया। अब 0 + 0 इज अगेन 0, फिर 0 + 0 इज 0, फिर 0 + 1 इज 1, 1 + 1 अगेन 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1 और 0 + 1 1। तो ये आपकी क्यू के वाली कोड बन गई। इसके बाद नेक्स्ट है लाइन कोड। लाइन कोड कैसे बनता है जी? यहाँ पे अगर आप देखें इसको, जो भी यहाँ पे आपके पास बिट्स आ रही हैं उसको लाइन कोड में कन्वर्ट करना है। तो लाइन कोड पोलर लाइन कोड है, ठीक है। पोलर लाइन कोड कितने लेवल्स होंगे? तो अगर हम यहाँ पे वापस आ जाए, देखें 0 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं -1 से और 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से, ठीक है। 1 को 1 से, 0 को -1 से, तो ये आपके 2 लेवल्स का लाइन कोड बन गया। अच्छा, इसके बाद थीटा के। थीटा के क्या करेगा कि हर बिट को एक फेज देना है आपने। 1 को आपको पता है कि आप कोई फेज डिफरेंस नहीं देते, और -1 को पाई का फेज शिफ्ट देते हैं। तो ये देखिए, -1 को पाई दे दिया, 1 को 0, 1 को 0, -1 को पाई। तो इस तरह आपकी थीटा के की वैल्यूज आ गई। अच्छा, थीटा के माइनस थीटा के -1 डिफरेंशियल, ये इसके का मतलब है दोनों थीटास का डिफरेंस। तो आप देखें, पाई -0 इज पाई, 0 - 0 इज 0, अगेन 0 और पाई का डिफरेंस 0, पाई माइनस पाई का डिफरेंस 0। इस तरह आपने तमाम फेजेस का डिफरेंस ले लिया। अच्छा, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब दूसरे एंड पे क्या करना है, डिटेक्ट कैसे करना है आपने? डिटेक्ट अगेन आपने ये देखें, डिटेक्ट के लिए वही स्कीम जो आपने यहाँ पे लाइन कोड की बनाई थी। क्या बनाई थी कि आप पाई को रिप्रेजेंट कर रहे थे 1 से और 0 को रिप्रेजेंट कर रहे थे 0 से, यानी पाई का फेज शिफ्ट 1 को रिप्रेजेंट करेगा और कोई शिफ्ट नहीं वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा। तो पाई जहाँ पे डिटेक्ट हुआ है फेज, वहां पे 1 था, जहाँ 0 डिटेक्ट हुआ है तो वहां पे बिट 0 थी। तो अगर आप देखें तो ये वाला डिटेक्टेड बिट्स और ये जो ट्रांसमिशन वाली बिट्स थी, ये दोनों सेम है यहाँ पे, ठीक है। जो चीज आपको ट्रांसमिट की थी वो चीज आपको दूसरे एंड पे रिसीव हो गई। बेसिकली ये डिफरेंशियल पीएसके की वर्किंग है। आगे है एमरी डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन। 7.8 में हमने जो है वो पढ़ा था बाइनरी कैरियर मॉड्यूलेशन, ठीक है। बाइनरी एंड एमरी बोथ आर टाइप्स ऑफ डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन। जिस तरह पहले मैंने बताया कि बाइनरी में आपके पास 2 लेवल्स होंगे और अब एमरी में आपके पास m लेवल्स होंगे, ठीक है। m कैन बी 3 4 5 एनीथिंग। So the binary digital carrier modulations of ASK, FSK and PSK all transmit 1 bit of information over the interval of TB second। जैसे कि हमने देखा था कि आपके पास 1 0 1 0 कोई भी कोड है, तो आप एक टाइम पे एक बिट को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, जिसकी बिट हमने रखी थी TB, बिट ड्यूरेशन TB। अगर इसका हम बिट रेट निकालें तो इट विल बी 1 बिट्स पर सेकंड, 1/t बिट्स पर सेकंड। Similar to digital baseband transmission, higher bitrate transmission can be achieved either by reducing TB। अच्छा, अगर आपने डाटा रेट बढ़ाना है, आप कहते हैं जी कि 10 नहीं 100 बिट्स भेजनी है, तो इसका एक तरीका तो ये होगा कि आप इस बिट की ड्यूरेशन को कम कर दें, या दूसरा तरीका क्या होगा
और बाई अप्लाइंग एमरी सिग्नलिंग। दूसरा तरीका ये होगा कि आप एक से ज्यादा लेवल्स का, दो से ज्यादा लेवल्स का सिग्नल ट्रांसमिट करें। द फर्स्ट ऑप्शन रिक्वायर्स मोर बैंडविड्थ। जैसे कि हमें पता है कि अगर टीबी की बैंडविड्थ, अगर टीबी की जो ड्यूरेशन हम कम करते हैं टाइम में, तो फ्रीक्वेंसी में उसकी बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि एक डोमेन में अगर हम कंप्रेस करें सिग्नल को तो दूसरे डोमेन में वो एक्सपैंड हो जाता है। तो इसको अगर हम टाइम में कंप्रेस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी में वो एक्सपैंड हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी में एक्सपेंशन का मतलब है मोर फ्रीक्वेंसी मोर बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हमने सेव रखना है। तो हम ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि टीबी को कम करें, बैंडविड्थ बढ़ा दें। दूसरा तरीका है कि हम एमरी सिग्नल यूज करें। इन मोस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम बैंडविड्थ इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड। Thus, to conserve bandwidth, an effective way to increase transmission data rate is to generalize binary modulation by employing emery signaling. अब हम क्या करेंगे कि अपने सिग्नल को m levels में emery signal को यूज करेंगे। Specifically, we can apply m level ASK, m frequency FSK and m phase PSK modulations. सबसे पहले emery ASK की बात करते हैं। Emery ASK is a very simple generalization of the binary ASK. बाइनरी ASK में क्या था, या तो 0 था या फिर a cos omega ct 1 के लिए। Emery ASK can send log 2 of m bits each time by transmitting। जी, अगर हम Emery ASK यूज करेंगे तो सिर्फ दो हमारे पास लेवल्स नहीं होंगे, बल्कि हमारे पास 0a 2a 3a to m-1a यानी कि m लेवल्स होंगे। This is still an AM signal that uses m different amplitudes and modulation index of mu is equal to 1. Its bandwidth remains the same as that of binary ASK, while its power is increased proportionally to the m square. यानी जितने ज्यादा लेवल्स होंगे उतनी ज्यादा पावर रिक्वायर्ड होगी। Its demodulation would again be achieved by envelope detection और coherent detection। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं एमरी ASK की। इसी तरह अगर हम एमरी FSK की बात करें, Emery FSK is similarly generated by selecting one sinusoid। अब अगेन आपके पास जो है वो m levels हैं। m levels कैसे हैं, m frequencies के fi का इंडेक्स यूज कर रहे हैं, तो f frequency 1 2 से m तक m frequencies होगी। To transmit a particular pattern of log 2m। अब ये बार बार हम log 2m की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी होंगी 2n अगर हम n बिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे 2n। तो log 2m जो आपको बिट चाहिए होंगी, बिट पैटर्न चाहिए होगा। तो इसका मतलब है कि हम एक बिट ड्यूरेशन में एक से ज्यादा बिट ट्रांसमिट कर रहे हैं। जनरली फॉर FSK वी कैन डिजाइन अ फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को कैसे हमने लिंक करना है, डेल्टा f से के थ्रू, वेयर f mth फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू f1 प्लस m-1 इनटू डेल्टा। फॉर एग्जांपल अगर आप m1 पुट करें तो ये आपके पास fm इज इक्वल टू f1, और अगर 2 पुट करें तो f1 प्लस 2 डेल्टा एंड सो ऑन। For this FSK with equal frequency separation, the frequency deviation is given by delta frequency कितना चेंज आ सकता है, maximum frequency minus first frequency over 2. It is therefore clear that the selection of the frequency set determines the performance and the bandwidth of the FSK modulation. तो जितनी ज्यादा frequencies होंगी उतनी ज्यादा bandwidth आपको required होगी। If delta f is chosen too large, यानी ये देखें, एक for example frequency 10 Hz है, एक 20 है, 30 है, लेकिन दोनों के दरमियान जो है ये डेल्टा है। अगर इसके बजाय हम 10, 12, 14 का डिफरेंस रख लें तो क्या फायदा होगा, if delta f is chosen too large then the Emery FSK will use too much bandwidth। तो इस केस में हमें bandwidth ज्यादा रिक्वायर्ड है। On the other hand, if delta f is chosen too small then over the time interval of TB different FSK symbols will show virtually no difference। जितना करीब होते जाएंगे उतना इन दोनों का दरमियान एरर का चांस बढ़ता जाएगा। Thus, large delta f leads to bandwidth waste, whereas small delta f is prone to detection due to transmission noise and interference। तो इसका मतलब है कि हमें इन दोनों के दरमियान कोई ट्रेड ऑफ चाहिए होगा। To find the minimum delta f that leads to an orthogonal set of, अच्छा अब जो एमरी FSK सिग्नल्स हैं उनको हम जैसे कि देख लिया कि बहुत दूर रखेंगे तो बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए होगी, बहुत करीब रखेंगे तो एरर होगा। तो इन दोनों के दरमियान एक हल होता है, इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल सिग्नल। ऑर्थोगोनल सिग्नल्स वो होते हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो। फॉर एग्जांपल ये एक सिग्नल है a cos 2pi fmt, ये एक और सिग्नल है a cos 2pi fnt। दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होगा तो ये ऑर्थोगोनल सिग्नल होंगे, अगर 0 नहीं होगा तो वो नॉन ऑर्थोगोनल सिग्नल होंगे। सो टू फाइंड द मिनिमम डेल्टा f that leads to an orthogonal set of FSK signals, the orthogonality condition is used।
तो हम ये करेंगे कि तमाम फ्रीक्वेंसीज को आपस में ऐसे यूज करेंगे कि वो ऑर्थोगोनल हो, करीब करीब भी हो और ऑर्थोगोनल हो, ताकि बैंडविड्थ भी कम यूज हो और एरर भी ना हो। ठीक है, तो अगर हम इसको जो है वो सॉल्व आउट करें, डेल्टा एफ के लिए हम फाइंड करें इसको, तो आपके पास जो है वो डेल्टा एफ की जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी इट विल बी 1/2 TB। तो इतनी फ्रीक्वेंसी रख के आप ऑर्थोगोनल सिग्नल्स को यूज करके इजीली जो है वो एफएसके को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, एमआरई एफएसके को। और एमआरई एफएसके का मतलब है कि हर फ्रीक्वेंसी, हर सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं साई आई व्हिच इज इक्वल cos 2 pi f1 plus i minus 1/2 TB। बेसिकली ये साई क्या है? साई इज बेसिकली कॉल्ड बेसिस फंक्शन। बेसिस फंक्शन क्या होता है? बेसिस फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप मल्टीपल सिग्नल्स बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक बेसिस फंक्शन लिखूं ax plus by is equal to 3, इसके अंदर आप a की वैल्यू और b की वैल्यू चेंज करते रहें तो आपको डिफरेंट इक्वेशन मिलती जाएंगी। तो ये बेसिकली ax plus by क्या हो गया? इसका बेसिस फंक्शन हो गया। तो ये देखें साई i इज इक्वल टू √2/TB cos 2 pi f1 प्लस, अब इसमें आप i चेंज करते रहें और डिफरेंट सिग्नल्स आपको मिलते जाएंगे ऑर्थोगोनल। सो इट कैन बी सिंपली वेरीफाइड दैट एक बेसिस फंक्शन दूसरे बेसिस फंक्शन से ऑर्थोगोनल है। ठीक है, thus each of the FSK symbol can be written as a cos 2 pi fmt is equal to a √TB/2 psi mt. The geometrical relationship of the two FSK symbols is easily captured। अगर हम यहाँ पे देखें इस फिगर में, ये एक बेसिस फंक्शन है psi 1, ये दूसरा बेसिस फंक्शन है। इनको 90 डिग्री पिछले दिखाया हुआ है कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है और a की वैल्यू मैग्नीट्यूड जितना है इतनी ही जो है वो दूसरे का मैग्नीट्यूड है। In fact, it can be shown that the bandwidth of an orthogonal memory scheme is m times that of the binary scheme. यानी bandwidth आपको ज़्यादा required होगी। Therefore, in an memory orthogonal scheme, the rate of communication increases by a factor of log 2m at the cost of m-fold transmission bandwidth increase. On a variable noise immunity, the transmitted power is independent of m in the orthogonal scheme. तो power जो आपको change नहीं करनी पड़ती। Therefore, unlike memory ASK, memory FSK does not require more transmission power. Our bandwidth requirement increases with m. तो जनरली अगर हम देखें तो memory FSK में आपकी bandwidth बढ़ती जाएगी लेकिन पावर में इंक्रीज नहीं आएगा। तो अगर आप पावर को बढ़ा सकते हैं और bandwidth को नहीं बढ़ा सकते तो आप ASK यूज करते हैं। अगर bandwidth को बढ़ा सकते हैं और पावर को ना बढ़ाना तो FSK यूज करते हैं। memory PSK पैम एंड कैम, अब ये तमाम सिग्नल्स PSK, पैम और कैम हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करें इनको एमआरई के केस में। एमआरई PSK को हम लिख सकते हैं AM प्लस BM। ठीक है, यानी ये एक सिग्नल के लिए होगा और ये दूसरे सिग्नल के लिए होगा। इस तरह यहाँ पे हमने PSK देखा था, अगर हम PSK की इक्वेशन देखें, ठीक है, एक सॉरी PSK की इक्वेशन तो लिखिए जी, cos ओमेगा CT। अब a के जो है वो +1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है। तो +1 के साथ ये cos ओमेगा CT, -1 के साथ माइनस cos ओमेगा CT। माइनस cos ओमेगा CT को आप जो है वो साइन भी कह सकते हैं, फेज शिफ्टेड साइन। तो ये देखें, ये इसका बेसिकली ये क्या है, ये दो बेसिस फंक्शन है इसके, ये पहला बेसिस फंक्शन है और ये दूसरा बेसिस फंक्शन है। अब बार बार बेसिस फंक्शन का नाम ले रहा हूँ, मकसद ये है कि आप इसमें AM और BM की वैल्यू सिंपल चेंज करें तो आपको नया सिग्नल मिल जाएगा। तो बेसिस फंक्शंस आपस में ऑर्थोगोनल हो तो तमाम के तमाम सेट्स जो इससे जनरेट होंगे वो भी ऑर्थोगोनल होंगे और इनके दरमियान फेज का शिफ्ट कितना होगा, थीटा m इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस 2 पाई ओवर m। लेट्स से टोटल एंगल्स जो है वो 0 से 2 पाई तक है, तो m एंगल्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपके सिग्नल्स कितने हैं। सो थीटा नॉट जो भी इनिशियल एंगल होगा प्लस 2 पाई बाई m और m-1 ताकि जो आपको उतने फेजेस मिल जाए। To further generalize the PSK to achieve higher data rate, we can see that PSK representation is a special case of the quadrature amplitude modulation। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि PSK जो है वो कैम की एक स्पेशल केस है। The only difference lies in the requirement by PSK that modulated signal have a constant magnitude। उसमें एक constant होता है
In fact, more flexible general CAM signaling format can be conveniently used for digital modulation as well. The signal transmitted by Emery CAM system को अगर हम देखें तो PI is equal to AI P cos plus BI P sin. तो ये again CAM सिग्नल है. CAM सिग्नल में आपके पास एक इन फेज कंपोनेंट होता है cos वाला और एक क्वाड्रेचर कंपोनेंट होता है साइन वाला. ये ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, इन फेज और क्वाड्रेचर कंपोनेंट्स. इसको कंबाइन हम लिख सकते हैं cos की फॉर्म में. अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये सिग्नल मिल जाएगा, where Ri is the magnitude and theta is the phase, tan inverse of B over A. And PFT is properly shaped baseband pulse. इसमें जो PI है इसकी baseband pulse है, वो आप रेक्टेंगल अगर ले लें तो ये U of T minus T is basically rectangle. ये U of T है और ये सिग्नल अगर आगे से शुरू होगा तो U of T minus T भी होगा. इन दोनों का डिफरेंस आप लेंगे तो आपको ये पल्स मिल जाएगी. तो बेसिकली ये पल्स सिग्नल है. तो अगर कैम को हम देखें तो कैम सिग्नल के जो लेवल्स हैं, यहाँ से अगर हम देखें एमआरई पीएस के सिंबल्स, हम 2 लेवल वाले भी बना सकते हैं. कैसे? साई 1 और साई 2 के ये 2 एम्पलीट्यूड्स. अगर हम 4 लेवल्स बनाना चाह रहे हैं तो ये आपके पास 4 सिग्नल भी बन सकते हैं. अगर 8 सिग्नल बनाना चाह रहे हैं तो ये 8 सिग्नल भी बन सकते हैं. एनी नंबर ऑफ सिग्नल्स हम बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज 2 बेसिस फंक्शन. अगर यहाँ पे हम देखें तो ये 2 बेसिस फंक्शन है और टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 सिंबल्स हम बना सकते हैं इसके. ठीक है, तो लेवल्स आप बढ़ा सकते हैं. आपके जो बेसिस फंक्शन है वो 2 ही रहेंगे. और इसकी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की वही स्कीम है जो कैम के लिए हमने यूज की थी. मैसेज 1 और मैसेज 2 को आप मॉड्यूलेट करते हैं कॉस और साइन के साथ, उसको सम करके भेज देते हैं. फिर रिसीवर साइड पे अगेन अपने साइनोसाइड के साथ डीमॉड्यूलेट करते हैं और लो पास फिल्टर के थ्रू डिटेक्ट कर लेते हैं. तो ये कैम की कॉन्फ़िगरेशन वही वाली है. अब ट्रेडिंग बिटवीन पावर एंड बैंडविड्थ. The nature of the exchange between transmission bandwidth and transmitted power or SNR. Power और SNR एक ही बात है. Signal power depends on the choice of Emery scheme. For example, in orthogonal signaling, the transmitted power is practically independent of M, but the transmission bandwidth increases with M. यानी आपके पास अगर orthogonal signaling है तो bandwidth ज़्यादा required होगी, जबकि in comparison to the PAM case, where the transmitted power increases while the bandwidth remain constant. अगर आपने bandwidth को नहीं बढ़ाना तो PAM यूज कर लें, और अगर आपने पावर को नहीं बढ़ाना तो फिर आप orthogonal signals यूज कर लें. Memory signaling allows us great flexibility in trading signal power और SNR. यानी हम SNR और power का trade off भी निकाल सकते हैं. The choice of the appropriate system will depend on particular circumstances. For example, it will be appropriate to use CAM signaling if the bandwidth is at a premium. जिस टेलीफोन लाइन में आपको बैंडविड्थ का कोई मसला नहीं होता तो उस वक्त हम जो है वो कैम यूज कर सकते हैं. एंड यूज ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग व्हेन पावर इज एट अ प्रीमियम इन स्पेस कम्युनिकेशन, क्योंकि स्पेस कम्युनिकेशन में आपको सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है वही होता है कि पावर सेव रहे. बैंडविड्थ जितनी मर्जी लेकिन पावर सेव रहे, तो वहाँ पे आप ऑर्थोगोनल सिग्नलिंग यूज कर लें, पावर सेव रहेगी. और अगर आपको टेलीफोन लाइन यूज करना है तो आप कैम सिग्नलिंग यूज कर लें, उसमें जो है वो पावर आप जितनी ज़्यादा मर्जी बढ़ा लें, कोई इशू नहीं है. तो ये एमरी सिग्नलिंग की कुछ जो है वो बातें थी, डिटेल्स थी. इस टॉपिक के बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 7 हो यहाँ पे कंप्लीट हो गया. ठीक है, तो 7.1 to 8 और 9 हमने कवर किया चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड.